अच्छा, ये किससे बोल रहे हैं 370-35 से? किससे कह रहे हैं कि बात करनी है हमें भारत से? भारत तो कोई जवाब नहीं दे रहा। जब ये कहते हैं भारत से बात करनी है, तब भारत जवाब नहीं देता। पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया, हो जाओ तुम अनस्टेबल यार, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। बहुत कर लिया तुमने दुनिया को ब्लैकमेल और लारा। ये जो भी ह्यूमैनिटी की बात करता है ना, सबसे बड़े चोर, फ्रॉड और हिपोक्रेट्स हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी। तुमने क्या करा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना 2 औरतें बेवा होंगी जब तुम मारे जाओगे तो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कल भी हमने डिस्कस करा था, राइट? कल भी हम लोगों ने यह डिस्कस करा था कि साहब जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि अब बहुत हो गया, हमने अपना सबक सीख लिया और अब भारत के साथ शांति चाहिए, क्योंकि हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं और ये हो चुका है, वो चुका है। दुनिया भर का ड्रामा शहबाज शरीफ का आप जानते ही, आपने मीडिया में देख लिया होगा अभी तक। एक तो जब शहबाज शरीफ ने यह बोला कि जब हमने 3 युद्ध लड़े हैं, तो उसने ऐसे इशारा करा, ये देखिए फोटोग्राफ उसकी, कह रहा हमने 3 युद्ध लड़े हैं, 3 जंगें लड़ी हैं, दिखा 5 रहा है, दिखा 5 रहा है, मुंह से 3 बोल रहा है और असल में लड़ी थी 4। शायद 5वां वो टेररिज्म को बोल रहा हो। बीइंग अ पाकिस्तानी उसको ट्रूथ तो पता ही है, सच्चाई तो उसको पता ही है, किससे छुपी है सच्चाई। खैर, तो बोल रहा है 3 जंगें, दिखा रहा है 5 जंगें, और असल में जो कन्वेंशनल वॉर है 4 लड़े हैं। ठीक है, एनीवे, तो दोस्तों ये हुआ कैसे? ये अचानक ये मुलायम किस तरीके से हो गए पाकिस्तानी यार? क्या हो गया इनको? मैं बताता हूं आपको क्या हो गया। बात यह है कि 14-1 चाइना वोट हार गया और अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। अच्छा, पाकिस्तान तो हीरोज मानता है अपने टेररिस्ट को, तो पाकिस्तानियों को लगा यार चीनी जो हमारे अब्बू थे, अभी तक तो हमें डिफेंड कर रहे थे, अभी तक तो प्रोटेक्ट कर रहे थे, अचानक भारत ने अड़ंगी कैसे दे दी है? डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी की टीम ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे अब्बू चीन को अड़ंगी कैसे दे दी? यह पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। तो पाकिस्तान बड़ा परेशान। तो पाकिस्तान ने हल्का सा अपना लहजा मुलायम करा, बोला कि देखिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, मोदी जी के साथ हम सारे मामलों पर डिस्कस करेंगे। और फिर धीरे से अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए यह भी बोल दिया कि साहब जो कश्मीर का मामला है उसको भी डिस्कस करिए। और फिर यह भी बोल दिया धीरे से कि भारत वहां पे तो बहुत जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर का जो उनका पुराना राग है। मैं कल भी यह बात कर चुका हूं, कल मैंने ट्वीट भी करा था, ट्वीट देखिए। मैं आपको एक बात बताता हूं और मैं बार बार इसको रिपीट करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, राइट, और जो भारतीय देख रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिखिए जरा कमेंट्स में। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब देने की। आप कमेंट्स में लिखिए कि मैं बात ये सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, कि आपको मेरी बात सच्ची लग रही है कि नहीं लग रही। पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में है आज की तारीख में, पाकिस्तान जिसमें फंसा हुआ है, उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं खुल के कह रहा हूं, भारत का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं बार बार यही बात कहता हूं, पाकिस्तानियों को ना बात आराम से समझ में नहीं आती। मैं बताता हूं भारत का हाथ कैसे है दोस्तों। जब 25 या 27 जितने भी पॉइंट्स थे पाकिस्तान के, जब वो ऑलमोस्ट सभी 99% पाकिस्तान ने क्लियर कर लिए थे, फिर भी पाकिस्तान उसके बाद 2 साल ग्रे लिस्ट में कैसे रहा? सोचिए मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, सोचिए। और आप भी, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, इंडियंस नहीं, पाकिस्तानी भी जरा कमेंट्स पे लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि बात क्या हो रही है यहां पे। आपको क्यों ये देश पैसा देना मना कर रहे हैं आजकल? क्यों मना कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे? कोई टुटपुंजा इतना पैसा दे रहा है, कोई उतना पैसा दे रहा है कि बस ठीक है, आप पापड़ वापड़ खा लें थोड़ा बहुत, रोटी दाल चावल सब्जी ना खा पाए। ऐसा क्यों है? बताएं आप, ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो गया है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान, जिसको नोटों की बौछार आती थी दुनिया भर से, ये बौछार कम हो गई? कैसे हो गया ये? कोई ना कोई तो होगा। एक तो आपकी मांगने की आदत है, लेकिन आपकी मांगने की आदत आज से थोड़ा ना यार, आप तो 75 साल से मांग रहे हो, कटोरा लेके फिर रहे हो। आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे, जितने भी आर्मी चीफ थे, सब गए मांगने के लिए। आज की तारीख में क्यों कम हो गया मामला? वो जो बारिश होती थी पैसे की, वो नल की टिप 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 बन के कैसे रह गई? किसी ना किसी ने तो करा होगा। वो कौन है? वो भारत है। वो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है। वो मोदी जी का बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने कल भी डिस्कस करा था ना, मोदी जी का वीडियो कि मैंने मजबूर कर दिया पाकिस्तान को, कटोरा लेके पूरी दुनिया में ऐसे मजबूर करा है। मोदी जी ने खुद बोला है कि मैंने मजबूर करा है। जो पाकिस्तान में आपको आज की तारीख में 200-250 रुपए किलो आटा जो मिल रहा है ना, कहीं कहीं 150, कहीं 250, कहीं 300 भी मिल रहा है आगे वाले एरियाज में, फ्रंटियर एरियाज में। क्यों है ये? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान,
कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और गाना गाओ बेटा, और गाना गाओ, तुम्हारी दर्जा हरारत बढ़ती रहेगी और इतनी चीखें निकलेंगी। अभी तो कुछ नहीं निकला है, अभी तुम्हारी चीखें निकलेंगी। खैर, जब बोला कि बात करेंगे तो वहां से जूते पड़े शहबाज शरीफ को। पाकिस्तानी फौज ने बोला कि अबे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई, और किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम कश्मीर के ऊपर पॉलिसी डिसीजन बोलने लगे, वो भी फॉरेन मीडिया के सामने, अल अरबिया के सामने तुम बकवास कर रहे हो। कान वान खींचे, एक थप्पड़ मारा उसको, लाइन पे आया। 5 घंटे बाद रिबटल कि मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। मीडिया ने इसको ट्विस्ट कर दिया है, और जब तक 370-35A भारत वापस नहीं लेता, ठीक है, तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। ओ बाबा, ओ तेरी, इतनी बड़ी बात। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इमरान खान के साथ भी ये बीमारी थी, ये शहबाज शरीफ के साथ भी ये बीमारी है। इनकी एक पॉलिसी है ही नहीं, ये सवेरे कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगर भाई आपके पावर में नहीं है कमेंट करना तो क्यों कमेंट करते हो? फिर जनरल आसिम मुनीर को बोलो, वो कमेंट करेगा फॉरेन पॉलिसी पे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शहबाज शरीफ तुम्हारी कहीं पे सरकार नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, ना तुम्हारी पंजाब पे, ना तुम्हारी खैबर पख्तूनख्वा में, ना तुम्हारी सिंध में, ना तुम्हारी बलूचिस्तान में, ना तुम्हारी पीओके में, ना गिलगित बल्टिस्तान में, कहीं तुम्हारी चलती नहीं है। अरे भाई तुम मेयर हो इस्लामाबाद के, यू आर द मेयर ऑफ इस्लामाबाद, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किस गलत फहमी में जिंदा हो यार दोस्त? ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसी गलत फहमियां नहीं पालते। अब इन लोगों ने बात कर दी कि साहब जब तक ये 370-35 से नहीं। अच्छा, ये किससे बोल रहे हैं 370-35 से? किससे कह रहे हैं कि बात करनी है हमें भारत से? भारत तो कोई जवाब नहीं दे रहा। जब ये कहते हैं भारत से बात करनी है तब भारत जवाब नहीं देता, जब ये कहते हैं कि भारत से बात नहीं करेंगे तब भारत जवाब नहीं देता। आपने कभी देखा सड़क पे पागलों को चलते वो अपने आप से बात करते हैं? आपने देखा है? आप देखिएगा कभी, मुझे तो बुरा भी लगता है, तरस भी आता है, लेकिन ये बात सच है। आई डोंट मीन टू डिराइड एनीबडी और मेक फन ऑफ एनीबडी, बट आपने देखा होगा मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं, कई लोग आपस में लंबी लंबी, देखो बड़बड़ाता हर एक आदमी है, हर एक आदमी बड़बड़ाता है, नॉर्मल लोग भी, लेकिन लंबी लंबी 1-1 घंटे की कन्वर्सेशन खुद से करना, दिस इज नॉट मेंटली हेल्दी। और ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया है। ये खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब दे देते हैं। ये अपनी ये इन्होंने शो चला रखी है। इमरान खान भी ये कहता था मैं भारत से बात नहीं करूंगा जब तक 370-35 से नहीं वापस होगा। भारत ने कोई जवाब दिया? आज तक किसी एक बंदे ने जवाब दिया इस चीज का भारत से? किसी ने जवाब नहीं दिया। हाँ, मीडिया में जो भी डिस्कशन, मीडिया तो फ्री है, मीडिया जो मर्जी करे। किसी सरकारी बंदे ने, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। ओ भाई, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? तुम बोलते रहो। इसने भी यही बात करी, हम तब तक बात, तुम किससे बोल रहे हो हम तब तक बात नहीं करेंगे? हम तो वैसे भी तुमसे बात करके खुश नहीं है। अच्छा, एक और चीज पाकिस्तान में बड़ी है, यह पाकिस्तानियों के दिमाग में किसी ने फिट कर दिया है कि अगर भारत हमसे बना के नहीं चलेगा तो भारत को ही नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूं, यह पाकिस्तानियों के दिमाग में फिट है। और गुड थिंकिंग, राइट थिंकिंग, डिसेंट पाकिस्तानी जो है, पढ़े लिखे, उनके दिमाग में भी यह मामला फिट है। एक जमाने में भारत में भी यही सोच थी कि अगर हमारे जो नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ नहीं बनेगी तो भारत को भी घाटा होगा। अरे जब बन रही थी तब भी घाटा हो रहा था यार। जब हमारी बन रही थी तब भी तो तुम आतंकवादी भेज रहे थे, तब भी तो तुम जंगें हमारे ऊपर वो कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। 4-4 जंगें तुमने लड़ ली। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये किस तरीके से होगा यार? सर पे पिस्तौल रख के बात करना चाहते हो, वो भी भारत के साथ? आर यू इन योर सेंसेस? आप होशो हवास में हैं अपने? भारत को इमोशनली आप ब्लैकमेल कर रहे हैं और भारत को पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ब्लैकमेल कर रहे हैं, और फाइनेंशियली भी। कैसे? कि आपकी जो तरक्की है, जो आपकी जो इकोनॉमिक, जो भारत रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है, वो कम हो जाएगी अगर पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया। हो जाओ तुम अनस्टेबल यार, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। बहुत कर लिया तुमने दुनिया को ब्लैकमेल और भारत को ब्लैकमेल कि अगर हमारे यहां हुआ तो तुम्हारे यहां भी होगा। हमारे यहां कख नहीं होने वाला, कख नहीं होने वाला हमारे यहां। तुम्हारी जो मर्जी तुम कर लो, तुम्हारी जो खुशी है तुम कर लो, हमारे यहां कुछ नहीं होने वाला। हमने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है कि अब हमें पाकिस्तान के कुछ भी करने से 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अब अगले आइटम पर जाना चाहता हूं। ये मक्की के ऊपर है, लश्कर तैयबा का अब्दुल रहमान। पर उसके पहले मुझे ना कई लोगों ने व्हाट्सएप कराया और डीएम वीएम कराया। ये एक पाकिस्तानी हैं, साजिद तारर साहब, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं। ये साजिद तारर साहब की फोटो है, और साजिद तारर साहब के पास
रिलेशन में कई लोगों ने मुझसे, करीब 10-15 लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि कौन है ये, क्या हैं ये, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हैं, क्या ये प्रो इंडिया हैं, ये हैं कौन। ये कई साजिद तारर साहब के पास, देखिए मैं उनको जानता हूं, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल। मेरी एक बार उनसे बात भी हुई है, उनके बेटे की शादी हुई थी तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा था, लेकिन मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से उनका ताल्लुक है और पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट है, सोशल वर्क में उनका इंटरेस्ट है। जहां तक ये कहना कि क्या वो भारत से प्यार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे यार। लेकिन आप लोग जो सोचते हैं ना वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, ये बात गलत है। और काफी इंडियंस ने मुझे बोला कि साजिद तारर साहब जो हैं क्या वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं, मिस्टर साजिद तारर लव्स पाकिस्तान मोर देन 99% ऑफ द पाकिस्तानीज। फिर वो कड़वा क्यों बोलते हैं? वो कड़वा इसलिए बोलते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा किसी से प्यार करते हो ना, व्हेन यू लव समबडी टू एन एक्सट्रीम, और कुछ गलत होता है फिर आपका दिल टूटता है। ये शिकवा कर रहे हैं, जैसे बच्चा अपनी मां से शिकवा करता है, ये शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना साजिद तारर साहब इज वेरी वेल सेटल्ड इन वॉशिंगटन डीसी, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि 99% पाकिस्तानी ऐसे ही जो बाहर चले जाते हैं, वो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उनको फर्क पड़ता है। साजिद तारर साहब को फर्क पड़ता है, उनको अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसलिए वो बोलते हैं। दिस इज माई एनालिसिस ऑफ द पर्सन। आपने पूछा तो मैंने बीच में थोड़ा सा न्यूज आइटम को इंटरप्ट करके मैंने बोला आपको बता दूं। मेरे बहुत मैसेजेस आए हैं, खास तौर से कई लोगों के बारे में आए, लेकिन मैक्सिमम मेरे साजिद तारर साहब के पास आए हैं कि क्यों है ऐसा है, व्हाई डज ही टॉक लाइक दिस। ही टॉक्स लाइक दिस, मुझे ऐसा लगता है ही टॉक्स लाइक दिस बिकॉज ऑफ हिज इमेंस लव फॉर हिज मदरलैंड। मुझे ऐसा लगता है कि उनको दुख होता है कि जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान में ये सब प्रॉब्लम्स, उनको दुख होता है। इस दुख से बोलते हैं कि कोई सुन ले उनकी बात, उनकी शिकायत सुन ले और ऐसा कुछ हो जाए कि पाकिस्तान फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और एक अच्छा मुल्क बन जाए, तो उस सेंस में बोलते हैं। उनकी जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव नहीं है, इतना मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं। अच्छा, अब हम अगले न्यूज आइटम पे आते हैं कि जो मक्की का, जो अब्दुल रहमान मक्की, मैंने कल बताया था, ये जीजा नहीं तो साला है, ये इसका हाफिज सईद का। ये हुआ ये कि इसके ऊपर जो चाइना ने होल्ड लगा रखा था, होल्ड उठा लिया चाइना ने। यानी चाइना ने बोला कि बेटा अब हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। चक्कर क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। चक्कर ये हो गया कि इंडिया ने पछाड़ दिया चाइना को। 14:1 की बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर लोग कह रहे हैं 14:1, यानी कि 14 वोट भारत के फेवर में, 1 वोट चाइना के फेवर में। वो चाइना ने खुद ही को दे दिया होगा, या फिर किसी और जिस मुल्क को उसने लोन वोन दिया होगा उसने दे दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम पीपल। अच्छा, चाइना उसके बाद क्या कमेंट करता है यार, चाइना, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। दोस्तों, बीजिंग में Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin described terrorism as a common enemy of humanity. The relevant people have been convicted and sentenced by Pakistan. ओले मेरा बेटा, कितना मासूम है ये, देखो कितना मासूम है। इसी के पीछे, मक्की के पीछे इन्होंने होल्ड लगा के रखा था कि भारत कहीं इसको टेररिस्ट डिक्लेयर ना कर दे। अब इनको ह्यूमैनिटी का ख्याल आ रहा है। ये जो भी ह्यूमैनिटी की बात करता है ना, सबसे बड़े चोर, फ्रॉड और हिपोक्रेट्स हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी, दिस ह्यूमैनिटी दैट, मुझे तो नफरत है ये स्टेटमेंट से, क्योंकि इससे झूठ टपकता है। चाइनीज कह रहे हैं दीज आर एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। अरे एक बात बताओ, ये मौलाना मसूद अजहर के ऊपर किसने होल्ड लगा रखा है? भारत कितने सालों से चाह रहा है कि उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करो, चाइना रोक लेता है हर समय, क्योंकि चाइना के अंदर बम नहीं फूट रहे। जिस दिन यही लोग या इन्हीं के आसपास, इन्हीं की आइडियोलॉजी वाले चाइना के अंदर बम फोड़ेंगे ना, तो बेटा चाउमीन खाना भूल जाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा आटे दाल का भाव। तो ये चाइना जो कह रहा है ना कि दीज आर एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी, कॉमन एनिमी, ये सब झूठ बोल रहा है। चाइना हैज बीन यूजिंग टेररिस्ट्स थ्रू पाकिस्तान। अपने हाथ गंदे नहीं करता, अपने जो सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, उनको आउटसोर्स कर देता है। तो पाकिस्तान वैसी स्लेव है, गुलाम है उसका, उसको आउटसोर्स कर देगा, जा बेटा तू अपने हाथ गंदे कर। तो ये है सब, ये सब झूठ बोल रहा है चाइना। एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी कोई नहीं है। चाइना को मार पड़ी तो उसको एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी नजर आ गई। यही चाइना अगर कोशिश करता, अगर एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी चाइना मानता, अगर चाइना ये सचमुच मानता कि अब्दुल रहमान मक्की जो है वो इंसानियत का दुश्मन है, तो वोट क्यों पड़ा इस पे? यूनानिमस क्यों नहीं हुआ? चाइना ने खुद आके क्यों नहीं कदम लिया कि भाई इंडिया बोल रहा है, बंदा है, हम चलो इंडिया आपको सपोर्ट करते हैं इसमें? चाइना ने नहीं बोला, वो वोट हारा। चाइना यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेटिक लड़ाई हारा, उसको जूते पड़े, तब उसको होश आया।
फिर उसको इंसानियत की बात याद आई। ठीक है जी, ये इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये सब फ्रॉड है, ह्यूमैनिटी वाला खेल। ठीक है। अच्छा भाई, दाऊद इब्राहिम ने दूसरी बार शादी कर ली है, पहली बीवी को तलाक नहीं दिया, फिर भी दूसरी ले आया। जो उसकी सिस्टर है हसीना पारकर, उसके बेटे ने बताया एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताया कि उसने अपनी जो पहली थी महजबीन होना चाहिए, मेजबीन लिखा है ये, उसको डाइवोर्स नहीं दिया और एक पठान कोई लड़की है उससे इसने शादी कर ली है दाऊद इब्राहिम ने। ये कबर के कोने में खड़ा है दाऊद, फिर भी ये शादियां कर रहा है, क्या चक्कर है इसका यार? अब मुझे समझ में नहीं आया। यार देखो दाऊद, देखो तुमने 2 शादियां कर ली, ठीक है, पहली वाली को तुमने डाइवोर्स, अब तुमने क्या करा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना 2 औरतें बेवा होंगी जब तुम मारे जाओगे। तो पहले 1 हो रही थी, अब 2 होंगी। यार दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक दाऊद इब्राहिम शुड ग्रो अप। ये क्या कर रहा है ये दूसरी शादी? इमरान खान से इंस्पायर है, इमरान खान ने तीसरी कर दी और चौथी ढूंढ रहा है, ये हाल है। अच्छा एनीवे दोस्तों, ऐसा है कि AK-203 जो कालिशनिकोव है राइफल AK-203, वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई अमेठी में, और वहां पे एक सर्विंग मेजर जनरल को हेड बनाया। ये मोदी सरकार ने बड़ा बढ़िया काम करा। पहले क्या था कि ऑर्डिनेंस वाले खुद बनाते थे, क्या बनाते थे, और फौज को बोल देते थे कि तुम ये लो। अब फौज ले न ले, फौज की मर्जी, फौज को जैसा अच्छा लगे बुरा लगे, दे डोंट केयर। पहले ऐसे चलता था, ठीक है, क्योंकि मजबूरी थी लेना। अब मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ दिया, उसकी 6-7 कंपनियां बना दी अलग अलग, दे रन लाइक कॉर्पोरेट्स। और यहां पे इस कंपनी में खासतौर से एक सर्विंग मेजर जनरल को बोल दिया कि भाई साहब आप इसके हेड हैं, आपको इस्तेमाल करनी है ना हथियार, आप क्लाइंट हो ना, तो आप हेड बनो, आप बताओ आपको पसंद है कि नहीं। कहानी खत्म। अब वो जो मेजर जनरल साहब हैं, जब वो साइन करेंगे तब वो फौज पे जाएगी, तो फौज कंप्लेन कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसी के सर्विंग बंदे ने, रिटायर्ड नहीं है, वो सर्विंग मेजर जनरल है, जिसको बोला कि साहब आप देखो। राइट? तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज है, जो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर है दोनों को मिला दो, एक साइड पे बैठा दो, कहना आप देख लो खुद। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे क्वालिटी अच्छी रहेगी, और इससे एक और चीज है, ये जो हथियार है ना, पहले इंडियन आर्मी में आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारे टाइम पे हम लोग 7.62 यूज करते थे। वो SLR राइफल थी, वो हाथीमार, एक ज़माने में जब हम लोग पास आउट करे तो हमने उसी राइफल से सीखी फायरिंग, विच वॉज द 7.62। फिर इंडियन आर्मी में ये आया कि नहीं यार 5.56 यूज़ करेंगे। 5.56 हमने यूज़ करी। 5.56 थोड़ा छोटा राउंड होता है, लेकिन मार उसकी 400 मीटर तक थी, और 7.62 की जो हम लोग यूज़ करते थे, और इवन AK-47 मैंने जो यूज़ करी है, AK-47 की 300 मीटर की मार है। तो क्या हुआ कि जो इंसास राइफल है वो तो घटिया राइफल है, मैं 10 बार बोल चुका हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, वो घटिया राइफल है, वो बेकार राइफल है। अब कोई कितना भी मुझे क्रिटिसाइज करे, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, घटिया राइफल है, ठीक है। अब उसको इंडियन आर्मी ने चेंज कर दिया। काफी टाइम से इंडियन आर्मी बोल रही थी कि दो राइफल, पता नहीं कितने सालों से बोल रही थी। कारगिल के बाद ही मुझे लगता है कि भारतीय सेना ने बोलना शुरू कर दिया था, भाई साहब खत्म करो यार ये राइफल। कारगिल के बाद उनको पता लग गया, और कई लोगों ने यह भी बोला, जो ऑर्डिनेंस में थे उन्होंने यह भी बोला कि नहीं साहब, इसी से कारगिल की लड़ाई जीती थी। कारगिल की लड़ाई कलेजे से जीती थी, इंसास से नहीं जीती थी। कारगिल की लड़ाई जो थी, भारतीय सेना वालों ने अपने कलेजे से जीती थी। तो ये गोली मत दो यहां पे, ठीक है, हमें सब पता है। अच्छा एनीवे, तो ये जो वेपन है ये बहुत शानदार वेपन है। इसकी फोटोग्राफ देखिए, AK-203 इसका नाम है, कालिशनिकोव 203, और ये लेटेस्ट वर्जन है कालिशनिकोव का। 7.62x39 इसका कार्ट्रिज है। मैं कार्ट्रिज का कैलिबर और उसका डायमेंशंस आपको बता रहा हूं। और ये जो हथियार है 300 मीटर की इसकी मार है, और ये इसलिए भी कारगर है और इसलिए भी अच्छा है भारतीय सेना के लिए, क्योंकि जो वैली में ऑपरेट कर रखा है, कश्मीर में जिसने ऑपरेशंस करे हैं, JNK में, सबके पास इसी का एक वेरिएशन AK-56, AK-47 उन्होंने चलाई होगी, और मूविंग पार्ट्स वही हैं। थोड़ा डिफरेंस है, इंप्रूवमेंट है, बट बेसिकली कोई भी फौजी बंदा जो वैली में जिसने सर्व करा हो, राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व करा हो, लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, फॉर देम दिस वेपन इज सेकंड नेचर। आपको किसी को सिखाने विखाने की जरूरत नहीं है, इसका खोल जोड़ क्या करना है, मेंटेनेंस, को सब पता है। थोड़ा इसमें पिकेटिनी रेल्स लग जाएंगी ऊपर, जो ऐसे खांचे नहीं होते, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर टेलीस्कोप फिट होता है, इंफ्रारेड फिट होता है, ये सब फिट होता है, दैट इज कॉल्ड पिकेटिनी रेल्स।
वो थोड़ी रेल्स लग जाएंगी, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट वेपन हो जाएगा, शानदार वेपन है, इंडियन आर्मी के लिए इसलिए परफेक्ट है बिकॉज दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो पूरा 5.56 का मामला है जो अभी हम इंसास यूज कर रहे हैं आज की तारीख में भी, इसका मारा मरता नहीं है यार। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अगर आपने क्लोज रेंज पे किसी को मार दिया वाइटल पार्ट पे तो मर गया, वरना ऐसे मैं खुद देख चुका हूं कई सारे केसेस जहां पे मारा, बंदों ने मुझे बताया साहब मारा और बंदा भाग गया वहां पे। इसका राउंड किलर नहीं है और इसका इंटेंट भी नहीं था कि किल करे। जब इसको इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट करा था तो इंडियन आर्मी का यह था कि नेटो ने करा है इसलिए हम भी करेंगे, और हमारा लॉजिक यह है साहब कि हम बंदे को मारना नहीं चाहते, हम दुश्मन को घायल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन घायल होगा तो 4 लोग उसको लिटाएंगे, स्ट्रेचर पे ले जाएंगे, तो 4 बंदे इनके और खर्च होंगे और फिर वो चीखेगा चिल्लाएगा, सबका मोराल लो होगा। पता नहीं कोई स्टोरी थी इनकी जो भी थी, राइट, पर वो स्टोरी गलत प्रूव हो गई। अब इंडियन आर्मी ने ये बोल दिया कि नहीं, हमें वही हथियार चाहिए जो मार के खत्म करो, कोई चीखना चिल्लाना कुछ नहीं, इसको खत्म करो, दी एंड। जो मेरी सुनी सुनाई बातें हैं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ये जो लॉजिक है ये 100% एक्यूरेट है, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% एक्यूरेट, आई एम सेइंग कि मैंने ये सुना है। जब मैं फौज में था मैंने यही कारण सुने थे, टेक्निकल कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने कारण सुने थे इंसास को लेने के लिए। लेकिन अब इंडियन आर्मी बहुत पहले से बोल रही है, अब जाके सरकार ने बोला और प्रोडक्शन शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं कि कोई डील साइन हुई है, बनना शुरू हो गई और कह रहे हैं मार्च अप्रैल तक काफी हद तक ये निकलना और इंडियन आर्मी में जाना शुरू हो जाएंगी ये राइफल्स। फिर ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएंगी, फिर ये राइफल्स सीपीओज में जाएंगी, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, वहां पर जाएंगी, फिर स्टेट पुलिस में जाएंगी। तो इंडिया में मुझे लगता है सरकारी तौर पे 4 या 5 मिलियन राइफल आराम से ये खप जाएंगी कुछ सालों में, इतना तो ना, फिर वो एक्सपोर्ट भी आप करिए, आपको जो करना है। सो ये हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग ना दोस्तों अक्सर ये कहते हैं राफेल आ गया और ये टैंक आ गया और ये आ गया, जो इन्फेंट्री सोल्जर है ना उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते। हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट है यार, टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट, मतलब वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड एज फार एज द एयरफोर्स इज कंसर्न, नेवी इज कंसर्न, इवन द आर्मी यार, इवन द आर्मी वी हैव टॉप क्लास इक्विपमेंट। लेकिन आर्मी में भी विभाग होते हैं ना अलग अलग, जैसे आर्मर्ड है या आर्टिलरी है, या फिर वी हैव so many others, yeah. There are corps of signals, there is EME, there is corps of engineers, there is so much. But सबसे ज्यादा जो लड़ता है ना, जो सबसे आगे होता है वो इन्फेंट्री वाला। मैं खुद इन्फेंट्री से ताल्लुक रखता हूँ। सबसे जो पैदल सैनिक है वो सबसे आगे रहता है। जब गलवान में जो होता है ना, जब आप देखते हैं कि गलवान में क्या हो गया या तवांग में क्या हो गया या लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या हो गया, ऐसी बात नहीं कि और लोग नहीं रहते, आर्टिलरी वाले भी वहां पे, आर्मर्ड वाले भी हैं, सिग्नल्स वाले भी हैं, एएससी एओसी वाले भी, पूरी फौज वहां पे है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन्फेंट्री वाला है। लेकिन आप देखिएगा ज़रा, कभी भी कि कितने लोगों ने जान दी इस साल भारत के लिए, उसमें आप देख जाएंगे 95% आपको इन्फेंट्री के दिखेंगे। ये बात सच है। और इन्फेंट्री वालों के लिए हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि पैदल सैनिक है, उसकी वैसे भी उसको कोई ज़्यादा को पूछता तो है नहीं। लेकिन अब हुआ है, ये अब हुआ है, और इसके लिए मुझे आर्मी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना और गवर्नमेंट को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि पहली बार किसी ने पैदल सैनिक के बारे में सोचा, इन्फेंट्री वाले के बारे में सोचा। और ये बात सच है यार, ये इन्फेंट्री वाला वहां पे जाएगा, अपना काम करेगा, उसके पास अच्छा गियर होगा, अच्छा वेपन होगा, फिर उसका भी मोरल अप होगा। ठीक है ना दोस्तों? अच्छा, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें दोस्तों, लेकिन ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताना चाह रहा, बस एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो चाणक्य फोरम है, पेरेंट बॉडी है, चाणक्य डायलॉग्स, ये वीडियो हैं, और जो हम फंक्शन करते हैं वो है इवेंट जो करते हैं चाणक्य डायलॉग्स, फिजिकल इवेंट, जिसमें आर्मी चीफ भी आए थे, ये सब चाणक्य फोरम के अंडर है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चाणक्य फोरम का जो ट्विटर हैंडल है, जो उसका इंस्टाग्राम पेज है, उसका फेसबुक है, उसका कू है, उसका लिंक्डइन है, आप इन सबको फॉलो करिए प्लीज़। फॉलो चाणक्य फोरम। और चाणक्य फोरम की अगर आप वेबसाइट में जाएंगे ना, आपको अलग अलग किस्म के आर्टिकल्स दिखेंगे। और हमारे लिए कोई जर्नलिस्ट नहीं लिखता दोस्तों, क्योंकि जर्नलिस्ट की आदत होती है आज इसके ऊपर लिखा कल उसके ऊपर, देयर इज नो एक्सपर्टीज। हमारे लिए लिखते हैं सम ऑफ इंडिया टॉप जनरल्स, टॉप माइंड्स। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम कश्मीर के बारे में लिख रहे हैं, हम कुछ ऐसी बात लिख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, तो या कुछ दुनिया के बारे में लिख रहे हैं, तो लाइक कोई टॉप आर्मी का जनरल हमारे लिए अगर लिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 40 साल मिनिमम का एक्सपीरियंस है उनके पास। 40 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने जंगें देखी हैं, उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी देखी है, उसका निचोड़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाणक्य फोरम को आप ट्विटर पे
आप जाके फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, को फॉलो करिए, लिंक्डइन को फॉलो करिए, सारे एड्रेसेस आपके सामने हैं। अब दोस्तों वक्त आता है आपके सवालों का जवाब देने का। तो दोस्तों सवाल जवाब की श्रृंखला में जो हमारी सीरीज चल रही है पूरी, आज का सबसे पहला सवाल है अश्विन अधिकारी, ये नेपाल से हमें लिख रहे हैं। अश्विन जी नमस्कार। Various media outlets have been claiming that the biggest project of Indian Mujahideen is being conducted from Nepal's soil. If it is a fact, how can India tackle the situation? Love your analysis from Nepal. अश्विन जी ऐसा है कि ये जो इंडियन मुजाहिदीन की बात है ना, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे प्रेशर पड़ा, दे हैव शिफ्टेड बेसिस। तो इंडियन मुजाहिदीन सिर्फ नेपाल में नहीं है, इंडियन मुजाहिदीन बांग्लादेश में भी है, इंडियन मुजाहिदीन श्रीलंका में भी है। ये नेबरिंग कंट्रीज पे लोग शिफ्ट कर गए क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया। इंडिया किस तरीके से काउंटर कर सकती है? इनको ट्रैक करके, इनकी मूवमेंट्स हैं, इनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है उनको जब्त करिए, इनका जो इकोसिस्टम है उसको डिसरप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इनका इकोसिस्टम जो है इंडियन मुजाहिदीन का, इसको डिसरप्ट करना जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अश्विन जी। ये जो पत्थरबाजी बंद हुई ना कश्मीर में, ये क्यों बंद हुई? इसलिए थोड़ा ना कि इंडियन आर्मी ने सारे पत्थरबाजों को मार दिया, नहीं, नो, नॉट एट ऑल। ये इसलिए बंद हुई क्योंकि 370-35 से हटने के बाद एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो इनके फंड्स थे वो इनके फंड्स बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, सीज कर दिए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। जमातुल इस्लामी के जो मदरसे थे उनमें ताला लगा दिया। अपने आप ये सारा ड्रामा बंद हो गया, सारा ड्रामा बंद हो गया। और एक खास महिला पॉलिटिशियन है कश्मीर की, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ट्विटर पे भी मुझे ब्लॉक कर रखा है, उनकी सबसे ज्यादा चीखें निकली। अब आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। दर्द कहां पे होता है, प्रेशर कहां पे डाला जाता है, चीख कहां पे निकलती है, आंसू किसके निकलते हैं, अगर आप इसको वॉच करेंगे तो आपको इकोसिस्टम समझ में आ जाएगा। जहां तक इंडियन मुजाहिदीन की बात है, आई एम श्योर, मुझे इसकी कोई इनसाइड नॉलेज नहीं है, बट आई एम श्योर दैट वेरियस एजेंसीज आर वॉचिंग देम एंड दे आर टेकिंग एक्शन। एंड इस मामले में देखिए, मैं हो सकता है कि मैं एक दो चीज़ों में डिसएग्री करूं, पर एक बात मैं मानता हूं, ये गवर्नमेंट बड़ी फर्म है यार, ये बड़ी फर्म है, ये निपटाएगी पक्का, इतना मुझे भरोसा है। अच्छा, दूसरा है सवाल तो नहीं है, ये प्रीतपाल सिंह जी हैं। आई वांट टू टेल यू दैट माय अंकल ब्रिगेडियर एम एस बराड़ VSM हु वी सैडली लॉस्ट इन डिसंबर वाज अ वेरी बिग फैन। मैं जय हिंद कहते हैं प्रीतपाल जी, यू नो माय कंडोलेंसेस, हमारी पूरी टीम के कंडोलेंसेस की, यू नो आपके अंकल ब्रिगेडियर बराड़ अब इस दुनिया में नहीं रहे, VSM थे। He served with honor, he served with honesty, he served with integrity, और हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको एक ज़बरदस्त सल्यूट। वो जहाँ भी हों, ऊपर स्वर्ग में महादेव उनको आशीर्वाद दें, उनको अपने पास रखें, बस मैं यही कह सकता हूँ। प्रजापति जी पूछते हैं, सर आई एम एन NDA एस्पिरेंट and I'm highly motivated to join it. I'll be happy to get some SSB interview tips. What SSB exactly wants? And if you could share your SSB interview experience. प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछ रहे हैं मेरा इंटरव्यू, मैं तो भाई इलाहाबाद में फेल हो गया था पहले SSB, मैं आपको सही बताता हूँ, ठीक है। मैं इलाहाबाद SSB से रिजेक्ट हो गया था, फिर मैं भोपाल SSB से आई क्वालिफाइड। इलाहाबाद SSB मेरा NDA का था, मैं उसमें फेल हो गया, फिर बाद में जो CDS का था उसमें मैं पास हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, तो मुझे खुद आधा याद नहीं है मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि दैट वाज लॉन्ग बैक ना, दैट वाज इन व्हाट, आई क्वालिफाइड SSB व्हेन 92 91 92 का फेज था वो पूरा, जब मैंने क्वालिफाई करा था। 93 आई जॉइंड द एकेडमी, तो मुझे इतना याद भी नहीं है यार क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एनीवे, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज बेसिकली अ पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग जो होती है, और फेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है यार। मैं ये नहीं कहता कि इट्स 100% फुल प्रूफ, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन SSB मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है ना, वो बंदे की साइकोलॉजी चेक करता है। किसी ने मुझे बोला था, मुझे नहीं पता ये रेलेवेंट है कि नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सच है कि नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं सच है, इसलिए आपको अपने मानने पे बता रहा हूं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन मैं अपने मानने पे बता रहा हूं। प्रजापति जी, ऐसा है कि आर्मी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट पर्सन, इट्स लुकिंग फॉर द राइट पर्सन। आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। आर्मी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट पर्सन, इट इज लुकिंग फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक उदाहरण दे रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये उदाहरण आपके SSB में आपके काम आएगा, पर आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से बना के एक उदाहरण दे रहा हूं।
ठीक है, नॉट रिलेटेड टू एसएसबी बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मेरिट ये बनता है कि अगर रेस होती है ना, रेस होती है तो कौन फर्स्ट आता है, ही इज नंबर 1, उसको गोल्ड मेडल है। दुनिया भर का ये कानून है। फौज में ना थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है, स्पेशली व्हेन दे आर चेकिंग फॉर अ पर्सन कि इसमें OLQs हैं कि नहीं, इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं कि नहीं, है ना। ये चेक करती है फौज। तो अगर आप भाग रहे हैं, कहीं पे रेस चल रही है और आपका साथी पीछे छूट गया, उसके पैर में चोट लग गई या उसको कोई प्रॉब्लम है और किसी वजह से रेस कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्या आप वापस जाके उसकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? फौज ये देख रही है। फौज ये नहीं देख रही कि मैं इंसान नहीं, घोड़ा है, ये तो भाग ही जाता है हवा से बात, क्योंकि घोड़ा तो आपको एकेडमी में बना ही देंगे यार। आप ये मत सोचना कि एसएसबी में आपकी फिजिकल फिटनेस चेक कर रहे हैं, उनको आपकी फिजिकल फिटनेस से मतलब है, लेकिन लिमिटेड है। क्योंकि पीटी उषा आपको बना देंगे बॉस, आप एकेडमी पहुंचोगे, आप पीटी उषा बना देंगे आपको। ऐसे भागोगे हवा से बातें करते हुए कि पता ही नहीं लगेगा कि मंडे कहां है और संडे कहां है। लेकिन व्हाट दे आर चेकिंग इज दिस थिंग ऑफ द पर्सन। OLQs कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। इंटेग्रिटी कैसी है उसकी, टीम स्पिरिट कैसी है ना, उसका सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वो टीम को आगे रखता है कि मैं करता है बकरे की तरह। यू नो, जब बकरा करता है ना मैं, कुछ लोग होते हैं मैं, वो कभी फौज में नहीं जा सकते। फौज इज अबाउट वी, अस, हम लोग, हमारी टीम, मेरी पलटन। वो जिस दिन आप में फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो जो भागते हैं ना कि मेरे रेस में फर्स्ट आ गया, मे बी आर्मी इज नॉट इंटरेस्टेड। आर्मी आपके दिल दिमाग, आपके जहन, आपकी आत्मा के अंदर झांकना चाहती है कि जब लड़ाई होगी ना, तो ये बंदा अगर इसके किसी दोस्त को, इसके यार को, इसके साथी को गोली लगेगी, क्या इसको छोड़ के भाग के आ जाएगा कि उस साथी को अपने कंधे पे बैठा के या कंधे पे उठा के वापस लेकर आएगा सुरक्षित। दे आर लुकिंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए फिजिकल फिटनेस की चीज को लेके। प्रजापति जी, वो फौज हवा से आपको बातें करवा देगी। 1-2 महीने के अंदर एकेडमी जाने के बाद आपको लगेगा कि सारे आपके पुर्जे निकाल दिए और नए पुर्जे फौज ने फिट कर दिए, ठीक है। अच्छा, ये है सानिया जी लिखती हैं, आई एम अज्यूमिंग सानिया एज ए लेडी। Respected sir, your videos are content really inspiring. I've been following Acha views, especially on how our parents have contributed tremendously to India's growth, are very touching, sir. My question is, what advice would you have for young parents on raising their children? Your views are much appreciated. देखिए सुनिए सानिया जी, ऐसा है ना कि माँ बाप को सब पता है और मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है। जस्ट गिव योर किड्स द राइट हीरोज। या आप अपने जो बच्चों को ना, जो उनके हीरोज हैं, जो उनके आइडल्स हैं, आप उनको सही हीरोज दीजिए, आप उनको सही संस्कार दीजिए, आप उनको सही बातें सिखाइए, तो बच्चा सही रास्ते पे चलेगा। बच्चे को तो आप जैसे मोल्ड करेंगे ना, बच्चे तो मासूम होते हैं ना, आप जैसे मोल्ड करेंगे बच्चा वैसे ही बन जाता है। तो मैं सानिया जी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को अच्छी बातें बताइए, सही और गलत, और 3 चीज़ें बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा। There will be a time when the child will grow up and be in a position of power. वो क्या हो सकता है, कंपनी का जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट बने, या फौज में जनरल बन जाए, या फिर कहीं पे IAS IPS ऑफिसर बने, कोई बड़ा वकील बन जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। उसके नीचे जो लोग हैं ना, ऊपर वाले को तो सब सलाम करते हैं यार, ऊपर वाले को सब सलाम करते हैं, लेकिन जो आपसे लेस फॉर्चुनेट हैं, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप जब किसी वेटर से बात करते हैं, आप उसको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अपने बॉस से आप बात करेंगे तो आप यस सर, आप बताइए सर, आप बताइए। लेकिन वेटर से आप तू तड़ाक से बात करेंगे, गाली गलौज करेंगे, थोड़ा आपका खाना ठंडा हो गया तो आपने उससे बेइज्जती कर दी उसकी। क्यों कर दी उसकी बेइज्जती, मैं आपको बताता हूं। हम लोग बेइज्जती उस गरीब आदमी की इसलिए करते हैं क्योंकि हम कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव पावर। टीच योर चाइल्ड, है ना, टू रिस्पेक्ट अदर ह्यूमन बींग्स। उसको सही संस्कार दीजिए, ठीक है। उसको ये बताइए कि सब बराबर हैं और सिर्फ पैसा ही मापदंड नहीं है किसी को तोलने का। फेम जो है यही मापदंड नहीं है, कई मापदंड होते हैं। बी ए गुड ह्यूमन बींग, क्योंकि ना वी आर हेयर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। आई डोंट वांट टू साउंड फिलोसॉफिकल, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, हम इस दुनिया में ना बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए हैं। बड़े बड़े तुर्रम खान आए, बड़े बड़े तुर्रम खान चले गए, कोई नहीं पूछता किसी को, ठीक है।
पर अगर आप पॉजिटिवली किसी की लाइफ इंपैक्ट कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिवली, आपका बच्चा बड़ा होके किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता है थोड़ा भी, राइट, तो इट्स अ बिग डील. अगर वो लड़का है, डू टीच हिम टू रिस्पेक्ट वुमेन. ये बहुत जरूरी है. और लड़की है तो डू टीच हर टू रिस्पेक्ट मैन. आई थिंक इट हैज टू बी म्यूचुअल. बस इससे ज़्यादा मैं ज्ञान आपको क्या दूं, आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे. तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय.